उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। सायानाइड गैस का शिकार हुए हैं ये, सफदर ने कहा तो तनवीर और कैप्टन शकील दोनों ने अस्बात में सर हिला दिए। इसका मतलब है कि जजीरे पर कोई ख़ास वारदात हो चुकी है। जल्दी करो, इमरान साहब को तलाश करो, कैप्टन शकील ने कहा और फिर वो तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद वो पूरा जजीरा घूम चुके थे। जजीरे पर दो इमारतें थी, एक जजीरे के ऊपर बनी हुई थी और दूसरी अंडरग्राउंड। दोनों इमारतों के रास्ते खुले हुए थे, हिफाजती इंतजामात ऑफ थे और हर जगह लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी। ऊपर मचानों पर भी कोई आदमी मौजूद न था। जजीरे के ऊपर बनी हुई इमारत के एक हाल कमरे में 4 अफराद की लाशें पड़ी हुई थी, लेकिन वहां उन्हें कहीं भी इमरान की लाश नजर न आई थी। इमरान कहाँ चला गया? तनवीर ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो उस वक्त ऊपर बनी हुई इमारत के इस कमरे में मौजूद थे जहां हर तरफ इंतहाई जदीद तरीन मशीनरी नस्ब थी और वहां 4 अफराद की लाशें पड़ी हुई नजर आ रही थी। अभी वो ये सब कुछ देख ही रहे थे कि अचानक एक मशीन के निचले हिस्से में टू टू की आवाज़ें सुनाई देने लगी और वो तीनों चौंक पड़े। ये ट्रांसमीटर की मखसूस आवाज़ थी। सफदर ने गैस मास्क का बटन ऑफ किया और फिर हेलमेट हटाकर वो आगे बढ़ा और उसने झुककर ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, हेडक्वार्टर कॉलिंग नो मार्शल, ओवर, एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। यस मार्शल स्पीकिंग, ओवर। सफदर ने आवाज़ बदलकर खालिस्तान एक्रीमियन लहजे में कहा, चीफ नॉर्मन से बात करो, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो मार्शल, मैं नॉर्मन बोल रहा हूँ, ओवर। एक भारी आवाज़ सुनाई दी। यस मार्शल अटेंडिंग यू चीफ, ओवर। सफदर ने कहा, तुम मार्शल तो नहीं हो, कौन हो तुम, ओवर। दूसरी तरफ से गुस्सेले लहजे में कहा, मैं मार्शल ही हूँ चीफ। यहाँ अचानक सायानाइड गैस फैल गई है जिससे मैं बेहोश हो गया था, अभी होश में आया हूँ। इस गैस की वजह से ना सिर्फ मेरा सहन चकरा रहा है बल्कि मेरे गले में भी खराबी पैदा हो गई है। सफदर ने बात बनाते हुए कहा, सायानाइड गैस कैसे फैल गई है? और अगर फैल भी गई है फिर तुम जिंदा कैसे बच गए हो? नॉनसेंस, मुझे अहमक बना रहे हो तुम। मार्शल कहाँ है? बताओ कौन हो तुम? इमरान कहाँ है? ओवर। दूसरी तरफ से और ज़्यादा चीखते हुए लहजे में कहा, आप नहीं मान रहे तो मैं क्या करूं चीफ? वैसे जो कुछ मैं कह रहा हूं वो दुरुस्त है, ओवर एंड ऑल। सफदर ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। आओ निकल चलें यहाँ से, जल्दी करो वरना अभी ये लोग पहुँच आएंगे, जल्दी करो, सफदर ने कहा और वो तीनों तेज़ी से मुड़े और इमारत से बाहर आ गए। उन्होंने रास्ते में उतारे हुए अपने मखसूस जूते उठाकर पहने और चंद लम्हों बाद वो दोबारा पानी में उतर चुके थे। गहराई में जाकर उन्होंने तेज़ी से इस जजीरे की तरफ तैरना शुरू कर दिया जिधर जूलिया और दूसरे साथी मौजूद थे। उनकी रफ्तार चूंकि इस बार काफ़ी तेज़ थी, इसलिए तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो इस जजीरे पर पहुंच गए। क्या हुआ सफदर, इमरान मिल गया? जूलिया ने इंतहाई इश्तियाक भरे लहजे में कहा, हेलीकॉप्टर आ रहा है। अचानक ब्लाशर ने चीखते हुए कहा, छुप जाओ, जल्दी करो, छुप जाओ, सफदर ने कहा और वो सब तेज़ी से झाड़ियों की ओट में हो गए। चंद लम्हों बाद 4 बड़े बड़े हेलीकॉप्टर जिन पर एक्रीमियन नेवी के मखसूस अल्फाज लिखे हुए साफ दिखाई दे रहे थे, खासी तेज़ रफ्तारी से उड़ते हुए आगे बढ़ते चले गए। ये इस मौत के जजीरे पर जा रहे हैं और वो अब वाकई ही मौत का जजीरा बन चुका है, सफदर ने उड़ते हुए कहा। क्या मतलब? इमरान कहाँ है? जूलिया ने परेशान होते हुए कहा। इमरान साहब वहाँ मौजूद नहीं हैं। वहाँ पूरे जजीरे पर मौत ने घर बना रखा है। वहाँ इंतहाई कातिल सायानाइड गैस फैल गई है जिसकी वजह से जजीरे पर मौजूद हर जानदार हलाक हो चुका है। लेकिन ना ही इमरान वहाँ मौजूद है और ना उसकी लाश। वहाँ की पोजीशन देखकर साफ मालूम होता है कि किसी पार्टी ने वहाँ रेड किया है और सायानाइड गैस की मदद से इस जजीरे का तमाम निज़ाम ख़त्म करके इमरान को वहाँ से निकाल ली गई है, सफदर ने कहा तो जूलिया का चेहरा तारीक सा पड़ गया। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। ये सब लोग आखिर इमरान के पीछे क्यों लग गए हैं? बड़ी मुश्किल से उसका सुराग लगता है तो उसे फिर गायब कर दिया जाता है, जूलिया ने इंतहाई परेशान लहजे में कहा। ज़िंदगी में ऐसा वक्त भी आ जाता है मिस जूलिया, अब तक हम लोगों को अगवा करते रहे हैं। अब अगर लोगों का दाव लग रहा है तो हमें हौसला नहीं हारना चाहिए। बहरहाल अब हमें सबसे पहले यहाँ से निकलना है क्योंकि ये जजीरा एक्रीमियन नेवी का है और जिस तरह वहाँ मौत का जाल फैलाया गया है पूरी एक्रीमियन नेवी यहाँ पहुँच जाएगी।
सफदर ने कहा और उसके कहने पर सब इकट्ठे हुए और थोड़ी देर बाद वो सब एक बार फिर लॉन्च में बैठे तेज रफ्तारी से वापस जा रहे थे। अभी उन्हें जजीरे से निकले हुए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक एक हेलीकॉप्टर उनकी तरफ आता दिखाई दिया। हेलीकॉप्टर का रुख उनकी तरफ ही था। जूलिया, तुम कैमरा लेकर फिल्म बनाओ, यूं जाहिर करो जैसे हम स्याह हैं, सफदर ने कहा और वो सब हरकत में आ गए। कंट्रोल पैनल पर कैप्टन शकील था। इन सब से वाकई ऐसी हरकत शुरू करती जैसे वो वाकई ही स्याह हो और समंदर में सफ़र करते हुए एंजॉय कर रहे हो। हेलीकॉप्टर उनकी लॉन्च के ऊपर से गुजरा और फिर आगे जाकर उसने रुख बदला और एक बार फिर उनकी लॉन्च की तरफ आने लगा। सफदर और जूलिया ने हेलीकॉप्टर को देखकर उसी तरह हाथ हिलाने शुरू कर दिए जैसे बच्चे हेलीकॉप्टर देखकर हाथ हिलाते हैं। लेकिन दूसरे लम्हे हेलीकॉप्टर से यखलख्त नीले रंग की धुएं की मोटी सी धार निकली और सीधी लॉन्च से आ टकराई और इसके साथ ही उनको यूं महसूस हुआ जैसे उनके सांस उनके हलकों में रुक गए हों। एक लम्हे के हसारवें हिस्से में उनके जहन उनका साथ छोड़ गए और फिर जिस तरह गहरे कुएं की अंधेरी तह में टॉर्च की रोशनी पड़ने से हल्की सी रोशनी फैलती है, इसी तरह उनके जहनों पर छाई हुई तारीकी आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में तब्दील होती चली गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन सबको होश आ गया। सफदर की आंखें जैसे ही खुली उसने बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ कसमसा कर रह गया और उसके साथ ही उसका शऊर पूरी तरह जाग उठा। उसने देखा कि वो एक कुर्सी पर बैठा हुआ है और उसका जिस्म कुर्सी के साथ एक जंजीर के साथ जकड़ा हुआ है। ये जंजीरें इस कदर बारीक थी कि उनके गोश्त में उतरती हुई महसूस हो रही थी। एक जंजीर उसके सीने के गिर्द, दूसरी पेट के गिर्द मौजूद थी। इस तरह उनके दोनों पैरों को भी कुर्सी के पायों के साथ ऐसी ही बारीक जंजीरों से जकड़ दिया गया था। इसके दोनों बाजू कुर्सी के बाजुओं पर बारीक जंजीरों से जुड़े हुए थे। उसने दाएं बाएं सर घुमाया और उसके साथ ही बेइख्तियार एक तवील सांस लिया, क्योंकि उसके सारे साथी उसके दाएं बाएं इसी तरह की जंजीरों से कुर्सियों के साथ जकड़े बैठे हुए थे और वो सब होश में आने की कैफियत से गुजर रहे थे। ये काफ़ी बड़ा हालनुमा कमरा था जिसका फर्श सुर्ख रंग की टाइलों से बना हुआ था। कुर्सियां लोहे की थी और उनके पाए फर्श पर नस्ब थे। इस हालनुमा कमरे में उनकी कुर्सियों के सामने एक स्टैंड पर एक लंबूतरी सी मशीन मौजूद थी जिस पर सुर्ख रंग का कपड़ा चढ़ा हुआ था। मशीन के साथ दो कुर्सियां भी पड़ी हुई थी। सामने दीवार में एक दरवाज़ा था। हालनुमा कमरे में इस वक्त सफदर और उसके साथियों के अलावा और कोई आदमी मौजूद न था। ये हम कहाँ हैं? अचानक सफदर के साथ बैठे हुए कैप्टन शकील की आवाज़ सुनाई दी। मेरा ख्याल है कि हम क्रिमियन नेवी के किसी सेंटर में हैं, सफदर ने जवाब दिया और फिर चंद लम्हों के वक्फे पर एक एक करके बाकी साथी भी होश में आ गए और जाहिर है सबने होश में आते ही ऐसे ही सवालात किए। और फिर उससे पहले कि उनके दरमियान मज़ीद कोई बात होती, सामने दीवार में मौजूद दरवाज़ा खुला और सबकी नज़रें दरवाजे पर जैसे जम सी गई। दरवाजे में से एक क्रिमियन लड़की अंदर दाखिल हुई। उसके जिस्म पर मुकम्मल लिबास था। उसका चेहरा इस कदर सख्त और पथरीला था कि यूं लगता था जैसे गोश्त पोस्ट की बजाय ये लड़की किसी पत्थर से तराश कर बनाई गई हो। उसकी आंखें गहरी नीली थी और आंखों में इस कदर सर्दमहरी और सफाकी थी कि सफदर जैसा आदमी भी उसकी आंखें देखकर छुरछुरी लेकर रह गया। इस लड़की के पीछे एक क्रिमियन नौजवान था जिसके हाथ में मशीन गन थी और नौजवान के चेहरे पर भी सफाकी के तासुरात नुमाया थे, लेकिन लड़की की निस्बत सफाकी का तासुर बेहद कम था। लड़की कदम बढ़ाती हुई आगे बढ़ी और आकर एक कुर्सी पर बैठ गई। नौजवान इसकी साइड में इस तरह तनकर खड़ा हो गया जैसे किसी भी लम्हे वो सफदर और उसके साथियों पर छलांग लगा देगा। मेरा नाम मैडम डेसी है और मेरा ताल्लुक क्रिमियन नेवी की सीक्रेट एजेंसी ब्लैक वाटर से है। मैं ब्लैक वाटर की चीफ हूँ। तुम लोगों का ज़हनी तज्जिया तुम्हारी बेहोशी के दौरान किया जा चुका है और इस तज्जिए की रूह से तुम में से 4 अफराद का ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है, जबकि इन दोनों हबशियों का बराह रास्त ताल्लुक अली इमरान से है और ये शख्स तुम्हारा मकामी साथी है। इसका नाम ब्लाशर है और उसका ताल्लुक VIP से है। लड़की ने इसी तरह सपाट लहजे में कहा और उसके लहजे या आवाज़ में मामूली सी भी नरमी महसूस न हो रही थी। यूँ लगता था जैसे कोई मशीन बोल रही हो। तो फिर आप क्या चाहती हैं? सफदर ने बोलते हुए कहा तो लड़की की सर्द नज़रें सफदर पर जम गई। तुम इस टीम के लीडर हो, लड़की ने कहा। मिस जूलिया हमारी लीडर हैं, सफदर ने जवाब देते हुए कहा तो लड़की की निगाहें घूमी और सफदर से दाएं हाथ पर चौथी कुर्सी पर बैठी हुई जूलिया पर जम गई। तुम लोग अली इमरान की तलाश में आए हो, लड़की ने कहा।
हाँ, लेकिन क्या तुमने इमरान को इस मौत के जजीरे से कहीं और शिफ्ट कर दिया है? जूलिया ने भी सख्त लहजे में कहा तो लड़की के पथरीले चेहरे पर पहली बार पथरीली सी मुस्कुराहट रेंग गई। नहीं, क्रीमियन नेवी की सीक्रेट सर्विस के चीफ मार्शल ने उसे मौत के जजीरे में कैद कर रखा था। अब वहाँ मार्शल की अपनी लाश पड़ी हुई है। हमने वहाँ की चेकिंग की है। इस जजीरे के ऑपरेशन रूम का इंचार्ज जैकब गायब है और उसके साथ ही एक हेलीकॉप्टर भी। और इस हेलीकॉप्टर का ढांचा हमारे जदीद तरीन गश्ती जहाज़ में नस्ब मशीनरी ने बरसबेन के साहिल के करीब समंदर की गहराई में तलाश कर लिया है। इसका मतलब है कि जैकब ने ये सारा खेल खेला है और वो मौत के जसीरे को वाकई ही मौत का जसीरा बनाकर इमरान को साथ लेकर बरसबिन किया और वहाँ से रोपोश हो गया। उसने हमें धोखा देने के लिए हेलीकॉप्टर को समंदर में गर्क कर दिया। पहले हमारा ख्याल था इस काम में तुम्हारा हाथ है, लेकिन तुम्हारे ज़हनी तजज़िये से ये बात साबित हो गई कि तुम भी इमरान की तलाश में आए हो, इसलिए अभी तक जिंदा हो, वरना मैं दुश्मनों को दूसरा सांस लेने की इजाज़त कभी नहीं दिया करती। मैडम डेसी ने इसी तरह सर्द लहजे में कहा। तो अब तुम क्या चाहती हो और हमें तुमने इस तरह क्यों जकड़ा हुआ है? सफदर ने कहा, तुम्हारी जिंदगियां तुम्हारी अपनी सवाबदीद पर हैं। अगर तुम वादा करो कि जैसे ही तुम इमरान को तलाश कर लोगे तो हमें इत्ला दे दोगे तो तुम्हें ज़िंदा भी छोड़ा जा सकता है और आज़ाद भी किया जा सकता है। दूसरी सूरत में मेरा एक इशारा तुम्हारे लिए मौत बन जाएगा। मैडम डेसी ने कहा तो सफदर बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। तुमने इमरान से आखिर लेना क्या है? क्यों इस तरह अगवा किया जा रहा है उसे? यकलख्त जूलिया ने इंतहाई गुस्सेले लहजे में कहा। इमरान एक इनकिलाबी फार्मूले का बुनियादी किरदार बन चुका है। मुझे एतराफ़ है कि हमारी वो लेबॉर्ट्री भी तबाह हो चुकी है जहां इस फार्मूले पर काम हो रहा था और फार्मूला भी गायब है। हम इस फार्मूले को भी तलाश कर रहे हैं और इमरान को भी। अगर फार्मूला ना मिले और इमरान मिल जाए तब भी काम बन सकता है, क्योंकि इमरान ने वो फार्मूला 2 बार देखा है। उनकी साइंसी उलझन दूर की है, इसलिए हमें यकीन है कि इमरान इस फार्मूले को दोबारा तरतीब दे सकता है। मैडम डेसी ने कहा। मैडम डेसी, ये फार्मूला हमारे लिए और इमरान दोनों के लिए बेकार है, इसलिए हमारा वादा है कि जैसे ही इमरान हमें मिला हम ना सिर्फ तुम्हें इत्ला देंगे बल्कि इमरान को भी मजबूर करेंगे कि वो फार्मूला दोबारा तैयार करके तुम्हें दे दे। सफदर ने कहा। ओके, मुझे तुम्हारे वादे पर एतमाद है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लोग इस कदर घटिया नहीं हो सकते कि अपने वादे से मुकर जाएं। एक बात और सुन लो, इमरान मुझे अच्छी तरह जानता है और मैं भी इमरान को जानती हूँ। काफ़ी साल पहले एक बैनुल-अक़वामी मिशन के दौरान मैंने उसके साथ काम किया था और मैं इमरान की ज़हानत और काम से इस कदर मुतासिर हुई थी कि अपने असूलों के ख़िलाफ़ मैंने इमरान को शादी की पेशकश कर दी। लेकिन इमरान ने जो जवाब दिया वो मुझे आज तक याद है। उसने मुझे बताया था कि अगर उसकी शादी कभी हुई भी सही तो पाकिस्तान की किसी लड़की से ही होगी। वो किसी गैर मुल्की लड़की से शादी करने का कायल ही नहीं है और इसके लहजे से ही समझ गई थी वो जो कुछ कह रहा है और उस पर अमल भी करेगा, इसलिए मैं पीछे हट गई। उसने जवाब दिया तो जूलिया का चेहरा यखलख्त बुझका रह गया। वैसे तुम्हारे वसाइल तो हमसे भी ज़्यादा हैं, क्या तुम खुद इमरान को ट्रेस नहीं कर सकती? सफदर ने कहा। हमारी तमाम एजेंसियां हरकत में आ चुकी हैं। हमारे लिए वो फार्मूला बेहद अहमियत का हामिल बन चुका है। हम जल्द ही इस फार्मूले और इमरान का सुराग लगा लेंगे। लेकिन मुझे तुम लोगों की सलाहियतों का भी पूरी तरह इल्म है, इसलिए हो सकता है कि तुम हमसे पहले इसे ट्रेस कर लो। ऐसी सूरत में तुम्हें ये वादा पूरा करना होगा। डेसी ने जवाब दिया। ठीक है, हमने इसका वादा कर लिया है। सफदर ने कहा। तुम्हारी लीडर मिस जूलिया क्या कहती है? डेसी ने जूलिया की तरफ देखते हुए कहा। मेरे लिए अब उसका मिलना ना मिलना बराबर है। बहरहाल तुमसे जो वादा किया गया है वो पूरा किया जाएगा। जूलिया ने बेजार से लहजे में जवाब दिया तो सफदर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैरने लगी। वो जूलिया के मूड को समझता था। उसे मालूम था कि डेसी की इस बात पर कि इमरान किसी गैर मुल्की से शादी नहीं करेगा। जूलिया का मूड ऑफ कर दिया है। ओके, अभी तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा, मैडम डेसी ने कहा और फिर कुर्सी से उठकर वो मुड़ी और तेज़ तेज़ कदम उठाती कमरे से निकल गई। मेरी समझ में तो ये बात नहीं आई कि हमें इस तरह जकड़ा गया और फिर इस तरह एक वादा लेकर हमें आज़ाद किया जा रहा है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद तनवीर ने कहा।
میرا اندازہ ہے کہ یہ لوگ ہمیں اس لیے چھوڑ رہے ہیں تاکہ ہماری نگرانی کریں اور جیسے ہی ہم عمران کو ٹریس کریں یہ ریڈ کر لیں۔ اور صفدر نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا، فی الحال یہاں سے تو آزادی ملے۔ جولیا نے کہا اور سب نے اسبات میں سر ہلا دیے اور پھر چند لمحوں بعد اچانک چھت سے ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ سنائی دی۔ ان سب نے چونک کر چھت کی طرف دیکھا ہی تھا کہ یخلخت چھت سے نیلے رنگ کے دھوئیں کی دھاریں سی نکلیں اور لمحے میں سے سب اس دھوئیں میں ڈوب گئے اور اس کے ساتھ ہی ان کے ذہن ایک بار پھر ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ پھر صفدر کو ہی سب سے پہلے ہوش آیا اور ہوش میں آتے ہی وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا اور دوسرے لمحے اس کے منہ سے ایک طویل سانس نکل گیا۔ وہ اپنے ساتھیوں سمیت سمندر کے کنارے پر موجود تھا اور پھر آہستہ آہستہ سب ساتھیوں کو ہوش آنے لگا اور صفدر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب اسے اپنے ساتھیوں کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا۔ عمران کی آنکھیں کھلی تو کافی دیر تک اس کے ذہن پر دھند چھائی رہی، پھر اس کے ذہن پر آہستہ آہستہ نقوش ابھرنے لگے۔ وہ مارشل کی قید میں تھا۔ اس نے عمارت کا جائزہ لیا تھا۔ عمارت نے واقعی اسی طرح سیلڈ تھی کہ بظاہر اس کا وہاں سے نکلنا ناممکن نظر آ رہا تھا، اور اس پوری عمارت میں جو کہ 2 کمروں پر مشتمل تھی وہ اکیلا تھا۔ وہ وہاں اس کی ضرورت کی ہر چیز مہیا تھی، لیکن ظاہر ہے ساری عمر تو وہ یہاں نہ گزار سکتا تھا۔ اس لیے وہ یہاں سے نکلنے کے لیے مسلسل سوچتا رہا تھا کہ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کمرے میں نصب سوئچ پینل میں سے پہلے آگ کی لپیٹیں نکلی، اور پھر جیسے ہی اسے گیس کا احساس ہوا اس نے اپنا سانس روک لیا، لیکن سانس روکنے کے باوجود اس کا ذہن انتہائی تیز رفتاری سے تاریک دلدل میں ڈوبتا چلا گیا، اور اب ایک بار پھر اس کا ذہن اس تاریک دلدل سے نکل کر روشنی کی دنیا میں آ رہا تھا۔ اور پھر آہستہ آہستہ اس کا ذہن پوری طرح روشن ہو گیا اور شعور بیدار ہوتے ہی اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اس کے ذہن کو ایک زوردار جھٹکا لگا جب اس نے محسوس کیا کہ کمرے سے نیچے اس کا دھڑ مکمل طور پر مفلوج ہو چکا ہے۔ اس نے اپنے سر کو گھمایا اور اس کے ساتھ ہی وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک کافی بڑے کمرے میں ایک بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر کمبل پڑا ہوا تھا، لیکن یہ اس عمارت کا کمرہ نہ تھا۔ یہ پھر میں کہاں پہنچ گیا ہوں اور یہ میرا نچلا دھڑ اسے کیا ہو گیا ہے؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر بازوؤں کے زور پر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ البتہ اس کا نچلا جسم بالکل برف کی طرح سرد ہو رہا تھا۔ وہ اپنی ٹانگوں کو معمولی سی بھی حرکت نہ دے سکتا تھا۔ اٹھ کر بیٹھنے کے ساتھ ہی اس کی نظریں کمرے کے ایک کونے پر پڑی۔ وہاں دیوار میں خلا تھا۔ دوسری طرف ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک میز کے پیچھے ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی ایک عمران کی طرف سائیڈ تھی۔ سامنے ایک قد آدم مشین تھی جس کے درمیان ایک کافی بڑی سکرین روشن تھی۔ سکرین پر ایک کمرے کا منظر نظر آ رہا تھا جس میں ایک غیر ملکی نوجوان بڑی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ لڑکی چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر مشین کا ایک بٹن پریس کر دیا۔ اس کے بٹن دباتے ہی سکرین پر نظر آنے والا نوجوان بے اختیار چونک کر تیزی سے کمرے میں موجود میز کی طرف اڑا جس پر ایک مخصوص ساخت کا ٹرانسمیٹر پڑا ہوا تھا۔ لڑکی نے ہاتھ بڑھا کر مشین کا ایک اور بٹن دبا دیا۔ اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر سے نکلنے والی سیٹی کی آواز سنائی دینے لگی۔ اسی لمحے سکرین پر نظر آنے والے نوجوان نے میز پر رکھے ہوئے خصوصی ساخت کے ٹرانسمیٹر کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو سوسن کالنگ اوور۔ اس لڑکی نے مشین کے سائیڈ سے ایک مائک نکال کر اس کا بٹن آن کرتے ہوئے کہا۔ عمران سمجھ گیا کہ مشین کے سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کا نام سوسن ہے۔ سوسن چونکہ ہماری طرح مشین کی طرف متوجہ تھی، اس لیے عمران کے ہوش میں آنے کا اسے علم ہی نہ تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے تصور میں بھی نہ ہو کہ عمران اتنی جلدی ہوش میں آ سکتا ہے۔ شاید عمران اپنی مخصوص ذہنی طاقت کی وجہ سے وقت سے پہلے ہی ہوش میں آ گیا تھا۔ ہیلو اسکاٹ بول رہا ہوں سوسن، تم نے بڑی دیر کر دی کال کرنے میں۔ میرا ایک ایک لمحہ بے چینی کے عالم میں گزرا ہے۔ کیا رپورٹ ہے؟ اوور۔ مردانہ آواز سنائی دی اور عمران سمجھ گیا کہ سکرین پر نظر آنے والے نوجوان جس کا نام اسکاٹ ہے بات کر رہا ہے۔ ہمارا پلان مکمل طور پر کامیاب ہو گیا ہے اسکاٹ۔ اب عمران اور فارمولا دونوں پوری طرح بلیک شیڈو کے قبضے میں ہیں۔ عمران ابھی بھی ہوش پڑا ہوا ہے اور میں نے اسے کریگ کوٹلی مالٹن کے فل ڈوز کا انجیکشن لگا دیا ہے۔
अब उसका निचला धड़ हमेशा हमेशा के लिए मफलूज हो चुका है। इस तरह वो अब मुकम्मल तौर पर मेरे कब्जे में आ चुका है। ओवर, लड़की ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। इमरान को इस लड़की की बात सुनकर जोरदार झटका लगा। उसका जहन बुरी तरह चकरा गया था, क्योंकि वो इस मखसूस साख्त के इंजेक्शन से पूरी तरह वाकिफ था। उसे मालूम था कि अभी तक इसका कोई तोड़ ऐजाद नहीं हुआ, और जैसा ये लड़की कह रही थी, अब उसका निचला धड़ दोबारा ठीक नहीं हो सकता था। उसका दिल बेइख्तियार डूब सा गया। लेकिन इमरान को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, वरना हो सकता है कि वो मायूस होकर खुदकुशी कर ले। और हाँ, जैकब का क्या हुआ? ओवर, स्कॉट ने पूछा। ये तो मैं तुम्हें बता रही हूँ। इमरान को तो मैं यूं ही बताऊंगी कि मेरे पास CCM इंजेक्शन का तोड़ मौजूद है। अगर इसने मेरे साथ ताउन किया तो मैं इसे ठीक कर दूंगी, वरना नहीं। वो अपने आप को हमेशा के लिए मासूरी से बचाने के लिए वो लामहला हमारे साथ ताउन करने पर मजबूर हो जाएगा। जैकब को हलाक कर दिया गया है। ओवर, लड़की ने जवाब देते हुए कहा, और इमरान ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। उसका जहन वाकई ही बुरी तरह घूम रहा था और दिल घुट सा गया था। अगर ये लड़की दुरुस्त कह रही थी तो इसका मतलब ये था कि वो वाकई ही हमेशा के लिए मासूर हो चुका है। उसने बेइख्तियार आंखें बंद कर ली। तुमने ये फार्मूला कहाँ पहुँचाया है? ओवर, स्कॉट की आवाज़ सुनाई दी। अभी तो मेरे पास है। मेरा ख्याल है कि उसे स्पेशल लेबॉर्ट्री भिजवा दूँ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि तुम लेबॉर्ट्री के इंचार्ज डॉक्टर क्लेमेंट को फ़ोन करके कह दो कि वो सारे काम छोड़कर इस फार्मूले पर काम करें। ओवर, सूसन ने कहा। डॉक्टर क्लेमेंट को तहरीरी हुक्म भेजना पड़ेगा। मैं किसी आदमी के हाथ भिजवा देता हूँ, फिर वो तुमसे खुद राब्ता करेगा। ओवर, स्कॉट ने कहा। मेरे सेक्शन का आदमी कॉन्स्टाइन तुम्हारे पास पहुंचने वाला है। मैंने उसे सब कुछ समझा दिया है। तुम ऐसा करो कि इस दौरान लेटर लिख लो। इसमें लिख देना कि वो अब बराह रास्त मुझसे रब्ता रखे, ताकि मैं इमरान की मदद से काम मुकम्मल कराऊं, वरना मुश्किल पैदा हो जाएगी। ओवर, सूसन ने कहा। तुम इमरान को स्पेशल लेबॉर्ट्री पहुंचा दो। डॉक्टर क्लेमेंट खुद ही उससे मदद हासिल कर लेगा। ओवर, स्कॉट ने कहा। नहीं, इमरान बेहद सहीन आदमी हो सकता है कि वो वहाँ जाकर सारी सिचुएशन ही पलट दे, इसलिए मैं उसे अपने पास ही रखना चाहती हूँ। इसके अलावा तुम्हें मालूम है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस भी इमरान को तलाश करती फिर रही है, और अब एक्रीमिया की तमाम एजेंसियाँ भी फार्मूला और इमरान दोनों को तलाश कर रही होंगी। मौत के जजीरे की मुकम्मल तबाही एक्रीमिया के आला हुक्काम आसानी से हजम ना कर सकेंगे। ओवर, सूसन ने कहा। ठीक है, जैसे तुम कहो। ओवर, स्कॉट ने कहा। तुम ऐसा करो कि जब तक ये फार्मूला मुकम्मल नहीं हो जाता, अपने तमाम इख्तियारात मुझे मुंतकिल कर दो। जब ये फार्मूला मुकम्मल हो जाएगा तो फिर ये इख्तियारात मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। ये हमारे लिए बेहद फ़ायदेमंद रहेगा, और इस तरह तुम हर तरह से आज़ाद हो जाओगे, क्योंकि तुम बहरहाल बरसबीन में हो, और अगर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ने तुम्हें तलाश कर लिया तो वो तुम्हारे ज़रिए हम तक पहुँच सकते हैं। ओवर, सूसन ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि तुम ब्लैक शैडो की सुपर चीफ बनना चाहती हो? ओवर, स्कॉट के लहजे में गुस्सा था। अरे, सुपर चीफ तो बहरहाल तुम हो, मैं तो तुम्हारी नाइब हूँ। मैं तो इस फार्मूले की तकमील तक ऐसा चाहती हूँ। सुनो, तुम और मैं अलहदा तो नहीं हैं। ओवर, सूसन ने बड़े लाड भरे लहजे में कहा। शायद तुम ठीक कहती हो। ओके, मैं लेटर जारी कर देता हूँ। ओवर, स्कॉट ने सूसन की बात को तस्लीम करते हुए कहा। ओके, तुम कॉन्स्टाइन को दोनों लेटर दे देना, तो मैं साथ साथ रिपोर्ट देती रहूँगी। ओवर, सूसन ने जवाब दिया। फिर ऐसा ना करूं कि मैं वहाँ तुम्हारे पास आ जाऊं। ओवर, स्कॉट ने कहा। वहाँ के सेक्शन को कौन चलाएगा स्कॉट? तुम फिक्र ना करो। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो कि मैं कभी भी तुम्हारे एतमाद को ठेस नहीं पहुँचा सकती। मुझे मालूम है कि ब्लैक शैडो को कायम करने से लेकर अब तक उसकी सारी तरक्की तुम्हारी मेहनत की वजह से है। ये सब कुछ भी मैं ब्लैक शैडो की वजह से कर रही हूँ। VIP हथियार बनाने के बाद ब्लैक शैडो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर और बाविसाइल तंजीम बन जाएगी, और फिर हम इस तंजीम को इस कदर ताकतवर बना देंगे कि पूरी दुनिया पर हमारा कब्जा हो जाएगा, और फिर तुम पूरी दुनिया के हाकिम बन जाओगे। पूरी दुनिया की दौलत तुम्हारे कब्जे में होगी। ओवर, सूसन ने कहा। मुझे तुम पर मुकम्मल एतमाद है सूसन। मैं लेटर तैयार कर देता हूँ। ओवर, स्कॉट की मुतमईन आवाज़ सुनाई थी, और सूसन ने ओवर एंड ऑल कहकर मशीन का बटन ऑफ कर दिया, लेकिन स्क्रीन वैसे ही रोशन थी।
और इस पर कमरे का मंजर बदस्तूर नजर आ रहा था। इधर स्कॉट ने भी ट्रांसमीटर का बटन ऑफ किया और फिर वो मेज़ के पीछे रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। उसने मेज़ की दराज खोली और उसने इसमें से एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर निकाल कर मेज़ पर रखा। इससे मुंसलिक तार को उसने मेज़ की साइड पर लगे हुए किसी प्लग के साथ मुंसलिक किया और फिर दराज से एक पैड और एक मोहर निकाल कर उसने मेज़ पर रखी। पैड से एक कागज़ अलहदा करके उसने उसे टाइपराइटर पर चढ़ाया और तेज़ी से टाइप करना शुरू कर दिया। सुसन खामोश बैठी स्क्रीन पर उसे ये सब कुछ करते देखती रही। इमरान भी अपने बेड पर बैठा ये सब कुछ देख रहा था। एक कागज़ टाइप करके स्कॉट ने उसे उतारा और उसके नीचे दस्तखत करके मोहर लगा दी और फिर दूसरा कागज़ पैड से अलहदा करके उसने टाइपराइटर पर चढ़ाया और एक बार फिर टाइप करना शुरू कर दिया। फिर दूसरा कागज़ भी उतार कर उसने उसके नीचे दस्तखत किए और मोहर लगा दी और फिर टाइपराइटर की तार प्लग से अलहदा करके उसने टाइपराइटर को वापस दराज में रखा और उठ खड़ा हुआ। इस लम्हे सुसन ने मशीन का एक बटन प्रेस करके हाथों में पकड़े हुए माइक का बटन ऑन कर दिया। हेलो सुसन, बोल रही हूँ, ओवर। सुसन की आवाज़ सुनाई दी। यस मैडम, कॉन्स्टाइन बोल रहा हूँ, ओवर। एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। कॉन्स्टाइन, अब तुम स्कॉट के ऑफिस में पहुँच जाओ और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। स्कॉट ने दोनों कागज़ तैयार कर दिए हैं, ओवर, सुसन ने कहा। यस मैडम, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया और सुसन ने ओवर एंड ऑल कहकर मशीन का बटन ऑफ कर दिया। इमरान ने देखा कि थोड़ी देर बाद इस कमरे के दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। जो सुकून पर नज़र आ रहा था वहाँ की आवाज़ भी इस मशीन के ज़रिए यहाँ सुसन तक पहुँच रही थी, इसलिए इमरान को भी ये आवाज़ें सुनाई दे रही थी। सुसन की पूरी तवज्जो स्क्रीन पर चिमी हुई थी। यस, कम इन, मेज़ के पीछे बैठे हुए स्कॉट की आवाज़ सुनाई दी और कमरे का दरवाज़ा खुला और एक लंबे कद का दुबला पतला नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसने अंदर दाखिल होकर स्कॉट को बड़े मौतबाना अंदाज में सलाम किया। आओ कॉन्स्टाइन, तुम वक्त पर पहुँचे हो। मैंने ये दोनों कागजात तैयार कर दिए हैं। एक कागज़ स्पेशल लेबॉर्ट्री के डॉक्टर क्लेमेंट को पहुँचा दो और ये दूसरा कागज़ मैडम सुसन को पहुँचा दो। मैंने अपने तमाम अख्तियारात एक ख़ास प्लान के तहत मैडम सुसन को मुंतकिल कर दिए हैं, स्कॉट ने मुस्कुराते हुए कहा और मेज़ पर मौजूद दोनों कागज़ उठाकर कॉन्स्टाइन की तरफ बढ़ा दिए। यस बॉस, कॉन्स्टाइन ने कहा और वो दोनों कागज़ अलहदा अलहदा तय करके उसने उन्हें जेब में डाला। लेकिन फिर जब उसका हाथ कोट की जेब से बाहर आया तो उसके हाथ में साइलेंसर लगा मशीन पिस्टल मौजूद था। ये क्या मतलब? स्कॉट ने मशीन पिस्टल देखकर हैरान होते हुए कहा। सॉरी बॉस, ये मैडम का हुक्म है और अब वो सुपर चीफ हैं। कॉन्स्टाइन की आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ ही शोले मशीन पिस्टल की नाक से निकलकर उठने की कोशिश करते हुए स्कॉट के सीने पर पड़े और वो चीख मारकर कुर्सी समेत पहले पीछे गिरा और फिर कुर्सी के झटके से उछलकर मुंह से बल सामने मेज़ पर गिरा और फिर मेज़ की साइड पे जा गिरा। कॉन्स्टाइन ने उसके नीचे गिरने पर एक बार फिर उस पर फायर खोल दिया और तड़पता हुआ स्कॉट एक झटका खाकर साकित हो गया। तो कॉन्स्टाइन ने मशीन पिस्टल वापस जेब में डाल दिया। उसी लम्हे सुसन ने हाथ बढ़ाकर मशीन का बटन प्रेस कर दिया और उसके साथ ही मेज़ पर रखे हुए ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज़ सुनाई दी और कॉन्स्टाइन ने आगे बढ़कर ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। सुसन बोल रही हूँ कॉन्स्टाइन, मैंने तुम्हारी कारगुजारी चेक कर ली है। तुमने वाकई ही मेरे कहने पर पूरी तरह अमल किया है, इसलिए आज से तुम बर्सपिन सेक्शन के इंचार्ज हो। वहाँ का चार्ज संभाल लो। डॉक्टर क्लेमेंट वाला लेटर उसे पहुँचा दो और इख्तियारात ट्रांसफ़र लेटर मुझे भिजवा दो, ओवर, सुसन ने तहमकाना लहजे में कहा। यस मैडम, ओवर, कॉन्स्टाइन ने मौतबाना लहजे में कहा। स्कॉट की लाश को बरकी भट्टी में डलवा देना, ओवर एंड ऑल, सुसन ने कहा और उसके साथ ही उसने पहले हाथ में पकड़े हुए माइक का बटन ऑफ करके उसे मशीन के साथ हुक किया और फिर मशीन के बटन को ऑफ करने शुरू कर दिए। इमरान वापस बेड पर लेट गया और उसने आंखें बंद कर लीं, लेकिन उन आंखों से वो सब कुछ देख रहा था। मशीन ऑफ करके सुसन कुर्सी से उठी और उसके साथ ही वो इस खला की तरफ बढ़कर इस कमरे में आ गई जिसमें इमरान मौजूद था। इमरान ने आंखें बंद कर ली। सुसन इमरान के करीब आई। अब ब्लैक शैडो की मैं चीफ हूँ, अब सब कुछ मेरी मर्जी से होगा। सुसन की बड़बड़ाहट वाज़ेह तौर पर सुनाई दी और फिर वो तेज़ कदम उठाती कमरे के एक कोने में मौजूद दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जब दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ इमरान के कानों में पड़ी तो इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए आंखें खोल दी
اسے اس ساری کارروائی سے بہت سی باتوں کا پتہ چل گیا تھا جو اس سے پہلے اس کو معلوم نہ تھا۔ ایک تو یہ کہ وہ کسی تنظیم بلیک شیڈو کی قید میں ہے جس کا سپر چیف اسکاٹ تھا، لیکن اب یہ عورت سوسن چیف ہے اور پاکیشیا سیکرٹ سروس بھی اسے تلاش کر رہی ہے، اور اس سوسن نے کسی طریقے سے اسے موت کے جزیرے سے نکال لیا ہے اور اسے تباہ کر دیا ہے۔ VIP فارمولا بھی اس سوسن نے حاصل کر لیا ہے۔ ابھی وہ یہ سب باتیں سوچ رہا تھا کہ دروازہ ایک بار پھر کھلا اور عمران نے دیکھا کہ کمرے میں سوسن داخل ہو رہی ہے۔ اس کے پیچھے ایک نوجوان تھا جس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کے محلول سے بھری ہوئی سرنج تھی۔ ارے تمہیں تو ہوش آ گیا بغیر انجیکشن کے؟ کیا مطلب؟ یہ کیسے ہو گیا؟ سوسن نے عمران کی آنکھیں کھلی دیکھ کر انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ اب عمران نے آنکھیں بند نہ کی تھی، اب اسے اس کی ضرورت ہی نہ رہی تھی۔ میں کہاں ہوں اور تم کون ہو؟ اور یہ میرا نچلا جسم حرکت کیوں نہیں کر رہا؟ یہ سب کیا ہے؟ عمران نے جان بوجھ کر حیرت بھرے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا تو سوسن نے مسکراتے ہوئے ایک کرسی گھسیٹی اور بیڈ کے ساتھ رکھ کر اس پر بیٹھ گئی۔ تم جا سکتے ہو ہیری، اب انجیکشن کی ضرورت نہیں رہی۔ سوسن نے کرسی پر بیٹھتے ہی اپنے پیچھے آنے والے نوجوان سے کہا۔ یس میڈم، اس نوجوان نے جس کا نام ہیری تھا مؤدبانہ لہجے میں کہا اور مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ تمہارا نام علی عمران ہے، تمہارا تعلق پاکیشیا سے ہے اور تم پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتے ہو، اور یہ بھی سن لو کہ مجھے تمہاری پوری ہسٹری کا علم ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ VIP نامی تنظیم کے چیف پرائمر نے تمہیں ایک فارمولے کی سائنسی رکاوٹ دور کرنے کے لیے پاکیشیا سے اغوا کرایا تھا۔ اس کے بعد تمہارے ایکریمین ایجنسی کے چیف مارشل کی قید میں جانے اور موت کے جزیرے میں قید ہونے تک کے تمام حالات کا علم بھی ہے، سوسن نے کہا۔ تم کون ہو؟ عمران نے کہا۔ میرا نام سوسن ہے اور میرا تعلق ایک بین الاقوامی تنظیم بلیک شیڈو سے ہے۔ میں اس تنظیم کی چیف ہوں۔ ہماری تنظیم بھی اسلحہ سازی اور اسلحہ ڈیلنگ کا کام کرتی ہے۔ تم اس وقت بلیک شیڈو کی قید میں ہو۔ موت کے جزیرے میں مشینری کا انچارج جیکب ہمارا آدمی تھا۔ ہم نے جیکب کی مدد سے تمہیں موت کے جزیرے سے نکال کر یہاں اپنے پاس بلوا لیا ہے۔ پھر جیکب کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور اس کا ہیلی کاپٹر بھی سمندر میں ڈبو دیا گیا ہے۔ اب کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ تم کہاں ہو۔ تمہاری پاکیشیا سیکرٹ سروس کو یہی معلوم ہے کہ تم موت کے جزیرے میں قید ہو۔ اب وہ لوگ بھی وہاں ٹکرے مارتے پھریں گے، سوسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ میری ٹانگیں کیوں حرکت نہیں کر رہی؟ کیا ہوا ہے اسے؟ عمران نے کہا۔ میں نے تمہیں بے ہوشی کے دوران کریگ کونلی مالٹن یعنی CCM کا انجیکشن لگایا تھا۔ اب تمہاری ٹانگیں اس وقت تک ٹھیک نہ ہو سکیں گی جب تک اینٹی CCM کا انجیکشن تمہیں نہ لگا دیا جائے، اور یہ اس وقت لگے گا جب تم ہمارے ساتھ مکمل تعاون کرو گے، ورنہ تم اس طرح ساری عمر معذور رہو گے۔ یہ کام میں نے 2 وجوہات کی بنا پر کیا، ایک تو یہ کہ تم یہاں سے فرار نہ ہو سکو، اور دوسرا یہ کہ تم ہمارے ساتھ مکمل طور پر تعاون کرنے پر مجبور ہو جاؤ، سوسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسا تعاون؟ عمران نے جان بوجھ کر چونکتے ہوئے کہا۔ ہم نے VIP فارمولا بھی حاصل کر لیا ہے اور اب VIP ہتھیار ہم خود تیار کریں گے اور تم اس کام میں ہماری مدد کرو گے۔ اگر کہیں رکاوٹ پیدا ہوئی تو تم اس سے دور کرو گے، سوسن نے کہا۔ لیکن رکاوٹ تو میں نے پہلے ہی دور کر دی ہوئی ہے، عمران نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن حفظ ماتقدم کے طور پر یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور رکاوٹ پیدا ہو جائے، اس لیے تمہاری ہمارے پاس موجودگی ضروری ہے، سوسن نے کہا۔ لیکن اگر میں تعاون سے انکار کر دوں تب؟ عمران نے کہا۔ تم ایسا کر ہی نہیں سکتے، ورنہ تم خود سمجھ سکتے ہو کہ تم ہمیشہ کے لیے معذوروں کے عالم میں رہو گے۔ ویسے میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتی ہوں کہ اگر تم نے تعاون کیا تو نہ صرف تمہیں زندہ رکھا جائے گا بلکہ تمہیں ٹھیک کر کے واپس تمہارے ملک بھجوا دیا جائے گا۔ ہمیں تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف VIP ہتھیار کی تیاری ہے اور بس، سوسن نے کہا۔ لیکن اس کی تیاری میں تو طویل عرصہ لگے گا، کم از کم 1 سال تو لگ ہی جائے گا، اور وہ بھی اگر مسلسل اس ہتھیار پر کام کیا جائے تب، اور میں اتنے طویل عرصے تک اسی حالت میں کیسے رہوں گا؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہیں رہنا ہوگا یہاں، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور تمہارے لیے خصوصی ویل چیئر کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ تمہاری یہاں ہر خواہش پوری کی جائے گی، البتہ یہاں سے باہر جانے کی اجازت نہ ہوگی، اور نہ ہی تمہیں یہاں سے کسی جگہ رابطہ کرنے کی اجازت ہوگی، سوسن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تمہارے لیے ویل چیئر منگواتی ہوں، پھر میں تمہیں ساتھ لے جا کر یہ ساری جگہ دکھاؤں گی۔
तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा कि तुम जिस जगह पर हो यहाँ इस हालत में किसी सूरत भी बाहर नहीं जा सकते, इसलिए तुम्हारा फ़ायदा इसी में है कि तुम हमारे साथ ताउन करो, सूसे ने कहा और मुड़कर तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। इमरान ने होंठ भींच लिए। उसे मालूम था कि सूसन झूठ बोल रही है। उसने स्कॉट को जो कुछ बताया था उसके मुताबिक वो ठीक ना हो सकेगा, लेकिन वो नाउम्मीद ना था। उसे यकीन था कि वो अगर किसी तरह यहाँ से निकल जाए तो इस दवा का कोई ना कोई तोड़ निकाल ही लेगा। इसलिए उसने फैसला कर लिया कि अब चाहे कुछ ही क्यों ना हो जाए वो इस खौफनाक खेल का खात्मा करके ही छोड़ेगा। और अब वो इस चूहे बिल्ली के खेल से पूरी तरह तंग आ गया था। जूलिया अपने साथियों समेत ब्रिस्बेन की एक कोठी के बड़े कमरे में मौजूद थी। इस कोठी का इंतजाम ब्लाशर ने किया था और वो साहिल से सीधे इस कोठी में पहुंचे थे और ब्लाशर उन्हें यहाँ छोड़कर वापस चला गया था। इन सब के चेहरे बुझे हुए थे। समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब क्या खेल है। इमरान एक तंजीम से दूसरी और दूसरी से तीसरी तंजीम के हाथों शिफ्ट होता चला जा रहा था और ख़ुद उसकी तरफ से कोई काम नहीं हो रहा था। आखिर इमरान क्यों उनकी कैद से खुद नहीं निकल पा रहा? जूलिया ने कहा, असल में इमरान की शिफ्टिंग इस कदर तेज़ी से हो रही है कि उसे शायद पूरी तरह संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा। अगर किसी तरह इमरान से हमारा राब्ता हो जाए तो शायद बात बन जाए, लेकिन अब उससे कहाँ तलाश किया जाए? सफदर ने कहा, ये बात तो तय है कि इमरान यहाँ ब्रिस्बेन में है, वरना जैकब के हेलीकॉप्टर को ब्रिस्बेन के साहिल के करीब समंदर में ना डुबोया जाता। और दूसरी बात यह कि एक्रीमियन अड्डे पर हाथ साफ करने वाली तंजीम कोई छोटी तंजीम नहीं हो सकती। इसलिए हमें यहाँ ऐसी तंजीमों के बारे में मालूमात हासिल करनी चाहिए जो इस काबिल हों। मुझे यकीन है कि इस तरह हम इमरान को तलाश करने में कामयाब हो जाएंगे, कैप्टन शकील ने कहा। वेरी गुड, ये वाकई ही बेहतरीन मशवरा है कैप्टन शकील। मेरा ख्याल है कि हमें ब्लाशर पर तकिया करने की बजाय खुद भी काम करना चाहिए, जूलिया ने कहा। लेकिन एक बात और भी हमें पेश नज़र रखनी चाहिए। मैडम डेसी जैसी औरत सिर्फ हमारे वादे की बिना पर हमें इस तरह आज़ाद नहीं कर सकती, और उसे ये भी मालूम है कि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है। अगर उसने किसी ग्रुप के जरिए निगरानी ना कराई तो लाजिम उसने हमारे साथ कोई साइंसी खेल खेला है। ऐसा ना हो कि जैसे ही हम इमरान का सुराग लगाएं और हम पर टूट पड़े, कैप्टन शकील ने कहा। लेकिन अगर ऐसा होता तो अब तक हमें मालूम हो चुका होता, जूलिया ने कहा। डेसी की बात छोड़ो, जब उसका वक्त आएगा हम खुद उससे निपट लेंगे। हमें पहले इमरान को तलाश करना है, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। Like, comment, share, press the bell icon.